हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट सेकेंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देखिएगा, वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद ही ये पार्ट देखिएगा। सो वेलकम टू सुरभि साइंस हब। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं वेक्टर्स के ऊपर और आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर। थोड़ा सा टफ होगा आज, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की। अब वेक्टर्स मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत तरीके के होते हैं, यैक भी होता है, बैग भी होता है और भी बहुत होते हैं, लेकिन जनरली हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियोफेजेस भी यही काम करते हैं। और एक प्लाज्म में क्या क्या होना चाहिए, चलिए डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI। ये अगर नहीं होगा तो ये रेप्लिकेट नहीं करेगा विद इन द बैक्टीरियल सेल। उसके बाद हमें चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर, जैसे यहाँ पे है एम्पेसिल रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस, ये चीज़ें। फिर हमें चाहिए क्लोनिंग साइट्स, रिकॉग्निशन साइट्स, जहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करेगा, जैसे यहाँ BAM-H1 है, HIND3 है, EcoR1 है, ये दोनों भी हैं। और इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होने चाहिए 2, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ये है कि जब हम कोई भी डीएनए इसमें एंटर कराएंगे या इसमें लाइगेट कराएंगे तो हम रिकॉग्निशन साइट पे ही उसको एंटर कराएंगे, और रिकॉग्निशन साइट जो होती है वो मार्कर के आसपास ही होती है। इससे क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने यहाँ डीएनए इंसर्ट कराया BAM-H1 पर, तो टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जो था इसके अंदर वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। यानी अगर आप इसको टेट्रासाइक्लिन के किसी भी केमिकल में इसको डालेंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ग्रो कर सकता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एम्पेसिलिन में ग्रो कराएंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस तो होगी लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो इस तरह से आप रिकॉम्बिनेंट्स पता कर सकते हैं। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस काम है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बीटा गैल्क्टोसाइडेज जीन इसमें इंसर्ट कर देते हैं डीएनए के साथ। तो जहाँ पे भी डीएनए इंसर्ट होगा वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज वर्क नहीं करेगा और वो कलरफुल नहीं होंगे, और जहाँ पे डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है वहाँ वो ब्लू कलर देगा। तो इस तरह से आप कलर्स के अकॉर्डिंगली पता कर सकते हैं कि कहाँ आपका डीएनए इंसर्ट हुआ है और कहाँ डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट। अब कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब ये होता है कि बैक्टीरियल सेल ऐसे तो डीएनए नहीं लेगी, तो कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं कि वो डीएनए को अपने अंदर ले सके। तो सबसे पहले हमें उन्हें ट्रीट करना पड़ता है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डायवेरिक कैटायन से, ज़्यादातर कैल्शियम यूज़ होता है। फिर उसके बाद उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ आइस में इंक्यूबेट करना पड़ता है, फिर 42 डिग्री सेल्सियस की हीट पे उनको लाना पड़ता है, और अगेन उनको आइस में करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों में अगर आप देखें, प्लाज्मा तो खुद ही छोटा सा होता है, तो इसलिए हम इतने सारे चेक्स लगाते हैं कि किस में डीएनए इंसर्ट हुआ है और किस में डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है। और भी मेथड्स हैं, ये तो थोड़ा लेबोरियस मेथड है। इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट इंजेक्शन से डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया जाता है, और बैलिस्टिक या जीन गन होते हैं जिसमें जस्ट लाइक गन शॉट की तरह उसको डाला जाता है। और पैथोजन वेक्टर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बैक्टीरियोफेजेस की बात करी। अब नेक्स्ट आते हैं हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस। यहाँ तक हमारा डीएनए जो था वो प्लाज्मा में एंटर हो चुका है, लेकिन सबसे पहले जो स्टार्टिंग से है वैसे तो ये कि डीएनए को आइसोलेट कैसे करें। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको डीएनए को निकालना पड़ेगा सेल में से, क्योंकि डीएनए तो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, तो उसको वहाँ से निकालो सबसे पहले। और उसके लिए हमें चाहिए लाइसोजाइम या फिर सेल्यूलेज या काइटिनेज। इसके अलावा राइबोन्यूक्लियस और प्रोटीज एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि राइबोन्यूक्लियस आरएनए को हटा देगा, प्रोटीज प्रोटीन को हटा देगा। हमें एकदम प्यूरिफाइड डीएनए चाहिए। और उसके बाद हम इसको चिल्ड इथेनॉल में करेंगे, ये देख सकते हैं आप साइड में। बिफोर कम था और उसके बाद ये इस तरह से फाइन थ्रेड्स की तरह ऊपर आ जाएगा डीएनए प्रेसिपिटेट होके। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम इसे कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन होगा,
दे आर डन बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऐसा नहीं कि केमिकल लेके आपने कट कर दिया, उसको आपको इंक्यूबेट करना पड़ता है, और वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशंस पे कि कितनी डिग्री पे वो काम करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, और यही सारे जो प्रोसीजर हैं रिपीट होते हैं वेक्टर के साथ भी, और उसके बाद जाके लाइगेज एंजाइम से हम दोनों को जोड़ देते हैं। यानी ये जो अभी आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप करी है, ये एकदम स्टार्टिंग वाली स्टेप्स है कि प्लाज्मिड के साथ डीएनए को कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले डीएनए को अलग करोगे आप, प्योरीफाई करोगे, एंड देन उसको वेक्टर के साथ जोड़ देंगे हम। नाउ द थर्ड स्टेप, वो जुड़ भी गया, वो रेप्लिकेट भी हो गया, लेकिन अब एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये कैसे होता है? इसके लिए हमें पीसीआर की ज़रूरत पड़ती है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इन विट्रो यानी बाहर, और इन विवो यानी अंदर, तो इन विट्रो किया जाता है। यहाँ पे हमें प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्राइमर्स, ये सिंथेटिकली मेड होते हैं। अब इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम इससे समझ सकते हैं, जैसे ये रीजन हमको एम्पलीफाइड करना था, बड़ा करना था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, तो सबसे पहले हमको डीनेचुरेशन करेंगे जिससे ये अलग अलग हो जाए दोनों, और फिर यहाँ पे प्राइमर्स लगा देंगे। प्राइमर्स जो होते हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री बनाए जाते हैं। मान ली यहाँ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम प्राइमर बनाएंगे और उनको इनके जोड़ देंगे। फिर डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ किया जाएगा, ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ किया जाएगा और इनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये कई साइकिल्स में यही काम चलता रहता है, और ये करीब 1 बिलियन टाइम्स बन जाते हैं। आपका जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डीएनए, जिस भी डीएनए में प्रेजेंट है वो इतना ज़्यादा बन जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वही इंसर्शन एंड ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोजेक्ट। जब आपको रेसिडेंट सेल कॉम्पिटेंट हो जाती हैं, वो डीएनए को अंदर ले लेती हैं, और जो भी रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम जब निकाल लेते हैं, फिर क्या करें? फिर हमें प्रोटीन चाहिए उसमें से, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, डीएनए ले लिया हमने, और अब उसमें से हम प्रोटीन निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब लैब्स में तो आप छोटा छोटा सा ही बना पाओगे, तो इसलिए हमें क्या चाहिए होता है? कंटिन्यूस कल्चर करना पड़ता है, ताकि बार बार हम उसका प्रोटीन निकाल सकें। और लार्ज स्केल का चाहिए आपको, तो फिर बायोरिएक्टर्स यूज़ होते हैं जहाँ पे हम प्रोटीन्स बनाते हैं। लास्ट में इसके अंदर कुछ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, जहाँ सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन ये सब होता है। कुछ अगर ड्रग्स का है तो फिर आपको उसमें कुछ कंट्रोल्स, क्वालिटी कंट्रोल्स भी करने पड़ते हैं, और इस तरह से जाके हमारा पूरा ख़त्म होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अगर आपको कुछ समझ ना हो, कुछ परेशानी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।